नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक सफर ये समझने का कि अपनी जिंदगी को मनचाहा मोड़ देने के पीछे असल में कौन से सिद्धांत काम करते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी सबसे कीमती चीज से जुड़ा है, हमारी ऊर्जा। आखिर ये जाती कहाँ है? हमारी जो ऊर्जा है उसे एक बगीचे में पानी की तरह समझिए। पानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फूलों को सींच रहा है या खरपतवार को, वो दोनों को बढ़ाएगा। हमारी ऊर्जा भी बिल्कुल ऐसी ही है, ये भेदभाव नहीं करती। अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान जिस भी चीज़ में डाला जाएगा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वही चीज़ जिंदगी में बढ़ने लगेगी। और देखिए, यहीं पर मैनिफेस्टेशन या अभिव्यक्ति का कॉन्सेप्ट आता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये बस अपनी जागरूकता, अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल करने की कला है। ये सीखना कि अपनी ऊर्जा के बहाव को कहाँ मोड़ना है। सच पूछिए तो ये एक बहुत ज़रूरी स्किल है, क्योंकि यही तय करता है कि ज़िंदगी में क्या चीज़ें सामने आएंगी और क्या नहीं। अच्छा, तो अब बात करते हैं बदलाव की प्रक्रिया के पहले कदम की। और ये सुनने में शायद बहुत आसान लगे, पर असल में ये सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक है। नियम सीधा है, कुछ नया पाने के लिए कुछ पुराना छोड़ना ही पड़ता है। सोचिए, अगर किसी कमरे में नया फर्नीचर लाना हो तो क्या करना होगा? जाहिर है, पहले पुराना फर्नीचर बाहर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में नए तरीके अपनाने के लिए सोचने के पुराने ढर्रे, मानसिक पैटर्न और यहां तक कि वो आदतें भी छोड़नी पड़ती हैं जिनमें हमें एक तरह का आराम मिलता है, ताकि नए के लिए जगह बन सके। पर यह इतना आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि हम इंसानों को जानी पहचानी चीज़ों में एक सुरक्षा महसूस होती है, भले ही वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी न हों। बदलाव का मतलब है अज्ञात में कदम रखना, उन मानसिक दायरों को छोड़ना जहां हमने सालों गुजारे हैं। और ये बहुत से लोगों के लिए काफी डरावना हो सकता है। हमारे मन का एक हिस्सा होता है सहज मन, इंस्टिंक्टिव माइंड। इसे एक गाय की तरह समझिए। गाय रोज घास खाकर खुश है, उसे वही पसंद है जो रोज का है, जो परिचित है। वो कभी नहीं कहेगी, अरे यार रोज रोज घास बोर हो गई। ये मन बदलाव का विरोध करता है। तो असल बदलाव लाने के लिए हमें अपने बौद्धिक और सहज ज्ञानी मन के स्तर पर काम करना सीखना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बदलाव इतना मुश्किल है तो आखिर इसे चलाता कौन है? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है। हम सोचते हैं कि बदलाव में वक्त लगता है, पर सच तो ये है कि बदलाव में वक्त नहीं लगता। इसके पीछे एक कहीं ज्यादा शक्तिशाली ताकत है। असल बदलाव के दो इंजन होते हैं। पहला है तीव्र इच्छा, मतलब कोई हल्की फुल्की चाहत नहीं, बल्कि एक धधकती हुई आग। और दूसरा है अदम्य इच्छा शक्ति, मतलब रास्ते में कुछ भी आए, टिके रहने का जबरदस्त संकल्प। जब ये दोनों इंजन एक साथ काम करते हैं, तब जाकर कोई बड़ा बदलाव मुमकिन हो पाता है। तो बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है, कोई इस बदलाव को कितनी शिद्दत से चाहता है? क्या वो चाहत इतनी गहरी है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हुआ जा सकता है? सच तो ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वो इसे बस चाहते हैं, पर उस शिद्दत से नहीं चाहते। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, अगर इच्छा शक्ति इतनी ही जबरदस्त है तो फिर बदलाव फौरन क्यों नहीं हो जाता? इसकी वजह यह है कि गहरे बदलाव की अपनी एक रफ्तार होती है, और वो हमारी आज की इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है। देखिए, हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें फौरन नतीजे पाने की आदत डाल दी है। आज हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और चाहते हैं कि वो कुछ घंटों में घर आ जाए। लेकिन अपने मन की वायरिंग को बदलना, ये कोई सेम डे डिलीवरी वाली चीज नहीं है। ये एक पूरी तरह से अलग प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति को देखना। जब कोई किसान बीज बोता है तो वो अगले दिन फल से लदे पेड़ की उम्मीद नहीं करता है ना। उसे पता है इसमें वक्त लगेगा। पहले संकल्प का बीज बोया जाता है, फिर सालों तक उसे अभ्यास और लगन से सींचा जाता है, और तब जाकर कहीं सालों बाद उस पर फल लगते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये एक लंबी और कभी-कभी मुश्किल यात्रा है। पर सवाल ये है कि इस पर टिके रहने के लिए किस तरह की सोच, किस तरह की मानसिकता चाहिए। ये सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं है, ये इस बारे में भी है कि इस सफर के दौरान हम खुद से कैसा बर्ताव करते हैं। आगे का रास्ता 3 जरूरी चीजों पर टिका है। पहली है दृढ़ता, यानी लगातार कोशिश करते रहना,
क्योंकि इनाम कंसिस्टेंसी से ही मिलता है। दूसरी है धैर्य, ये समझना कि असली फायदे वक्त के साथ ही मिलेंगे। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी चीज है करुणा। इस रास्ते पर गिरना, लड़खड़ाना बिल्कुल स्वाभाविक है। जब ऐसा हो तो खुद को डांटने के बजाय प्यार से उठाना बहुत जरूरी है। ये एनालॉजी बहुत पावरफुल है। खुद को एक ऐसी बिल्डिंग की तरह देखिए जो अभी बन रही है। जब कोई इमारत बन रही होती है तो वहां धूल, मिट्टी, शोर सब होता है ना। कोई इसकी शिकायत नहीं करता क्योंकि सबको पता है कि ये प्रोसेस का हिस्सा है। तो फिर अपने पुनर्निर्माण के दौरान होने वाली उथल-पुथल के लिए हम खुद पर इतने सख्त क्यों हो जाते हैं? ये समझना जरूरी है कि ये सब प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। और इसी से जुड़ा है सच्ची स्वीकृति का आइडिया। देखिए, स्वीकृति का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है। ये वैसे ही बने रहने का कोई बहाना नहीं है। इसका मतलब है ईमानदारी से ये मानना कि हाँ, ये पैटर्न मौजूद हैं और फिर उन्हें बदलने के लिए काम करने का फैसला करना। ये आगे के काम के लिए एक ईमानदार स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए इन सभी बातों को समेटने के लिए एक छोटी सी लेकिन बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। कहानी एक ऐसे साधु की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक दूर, बहुत दूर के मठ में गुजारी थी और वो पहली बार न्यूयॉर्क शहर घूमने आया था। वहां उसने सड़क किनारे एक वेंडर से सैंडविच खरीदा और उसे $20 का एक नोट दिया। वेंडर ने पैसे लिए, उन्हें अपने कैश बॉक्स में रखा और तुरंत अगले कस्टमर की तरफ देखने लगा। साधु थोड़ी देर तो शांति से इंतजार करता रहा। फिर आखिरकार उसने पूछा, भाई साहब, मेरे बाकी पैसे, मेरा चेंज कहाँ है? वेंडर ने साधु की तरफ देखा और बोला, बाबा, चेंज तो अंदर से आता है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है जो इस छोटे से मजाक में छिपा है। असली चेंज यानी बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बदलाव लाने का ये शक्तिशाली औजार कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही मौजूद है। बस इंतजार कर रहा है कि उसे सही दिशा दी जाए। अब असली सवाल ये उठता है कि इस समझ के साथ हम अपनी जिंदगी में क्या बनाना चुनते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको जिंदगी का सिर्फ एक सबसे जरूरी सबक चुनना हो तो वो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही गहरी बात करने वाले हैं। एक ऐसा ज्ञान जो कहते हैं ना, 10 साल की तपस्या का पूरा निचोड़ है। और कमाल की बात यह है कि ये बस एक सवाल के जवाब में दुनिया के सामने आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो जैसा मैंने कहा, हर बड़ी सीख के पीछे ना एक कहानी छिपी होती है। और ये कहानी है एक साधु की और उनके सबसे बड़े सबक की। और ये सबक उन्होंने एक ऐसी जगह बताया जहां इसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो सीन कुछ ऐसा है, जरा इमेजिन कीजिए। जगह है इस्तांबुल। बॉस्फोरस नदी के ठीक ऊपर एक शानदार पुल के नीचे एक बड़ी डिनर पार्टी चल रही है। दुनिया भर से करीब 750 टॉप के बिजनेसमैन वहां मौजूद हैं। माहौल एकदम शानदार है, जश्न का माहौल। रात काफी हो चुकी है, तभी एक जर्मन बिजनेसमैन एक ऐसे शख्स के पास पहुंचता है जो पहले एक साधु रह चुके हैं। और वो उनसे एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछता है। वो कहता है, आपने मठ में 10 साल गुजारे हैं। अगर मान लीजिए आपकी अभी मौत हो रही हो, तो वो कौन सी एक चीज होगी जो आप मुझे सिखाना चाहेंगे? और उस पूर्व भिक्षु ने सोचने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। बिना किसी झिझक के उनका जवाब था, ये समझना कि हमारा दिमाग, हमारा मन काम कैसे करता है। बस जरा सोचिए इस बात को। 10 साल की साधना, हजारों बातें सीखी होंगी, लेकिन उन सब में से सिर्फ ये एक चीज, यही वो सबसे जरूरी सबक था जो उन्हें लगा कि दुनिया को बताना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी गहरी समझ है, ये आई कहाँ से? क्या ये सिर्फ किताबें पढ़कर मिली? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी फर्क को समझना होगा। फर्क इंटेलेक्चुअली किसी चीज को जानने और उसे सच में अनुभव करने के बीच का। देखिए, ज्ञान ना 2 तरह का होता है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है किताबी ज्ञान, मतलब किसी गुरु ने कुछ समझाया, हमने सुन लिया, या सैकड़ों किताबें पढ़ लीं, या लैब में टेस्ट करके कुछ डेटा निकाल लिया। ये सब जरूरी है, पर यह बाहरी ज्ञान है। दूसरी तरफ है अनुभव से मिला ज्ञान, एक्सपीरियंशियल नॉलेज। ये वो ज्ञान है जो तब मिलता है जब इंसान आंखें बंद करके शांत बैठकर अपने अंदर झांकता है और सीधे सीधे महसूस करता है कि उसके मन के अंदर चल क्या रहा है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये तो अपने मन को लाइव काम करते हुए देखने जैसा है। असली गहरी समझ बस यहीं से आती है। तो फिर
इस अंदरूनी अनुभव से, इस गहरी समझ से सबसे बड़ा निचोड़ क्या निकलता है? सिर्फ एक लाइन में। वो ये है कि हमारा मन सिर्फ एक टूल है, एक उपकरण। और दोस्तों, ये वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। इस बात को ध्यान से समझिए। हम अपना मन नहीं है, हम वो हैं जो इस मन का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, एक कारीगर के पास बहुत सारे औजार होते हैं, पर वो खुद वो औजार नहीं होता, वो तो उन औजारों का मालिक होता है। ठीक वैसे ही मन सिर्फ एक टूल है। हाँ, ये कोई मामूली टूल नहीं, शायद दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है जो हमारे पास है। और जिंदगी में ज्यादातर परेशानियां, ज्यादातर संघर्ष क्यों हैं? क्योंकि लोग अपने इस सबसे ताकतवर औजार को ही चलाना नहीं जानते। और जब कोई अपने सबसे पावरफुल टूल को ही नहीं समझता, तो फिर होता क्या है? जाहिर सी बात है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, वो उसे सही दिशा, सही डायरेक्शन नहीं दे पाता। और इसका नतीजा, जिंदगी वैसी नहीं बन पाती जैसी हम बनाना चाहते हैं। छोटे छोटे बदलाव करना भी एक बड़ी जंग जैसा लगने लगता है। और ऐसा नहीं है कि इंसान में कोई कमी है या काबिलियत नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि वो अपने सबसे कीमती टूल को ही नहीं समझ पाया है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि जैसे ही ये समझ आनी शुरू होती है ना, एक साफ सुथरा रास्ता अपने आप खुलने लगता है। चीज़ों को क्रिएट करने का रास्ता, अपनी जिंदगी को बनाने का रास्ता। तो ये रास्ता, ये पूरा प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स का है, और हर स्टेप बहुत पावरफुल है। पहला स्टेप है मन को समझना। इसका मतलब है बस एक साइंटिस्ट की तरह अपने मन के पैटर्न को देखना कि ये सोचता कैसे है, रिएक्ट कैसे करता है, किन बातों पर गुस्सा आता है, किन पर खुशी होती है, बस देखना बिना जज किए। दूसरा स्टेप है मन पर नियंत्रण करना। जब आप किसी चीज को समझ जाते हैं तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। मतलब अब आप मन के बहाव में बह नहीं रहे, बल्कि उससे संभालना सीख रहे हैं। गुस्सा आने पर चिल्लाने की बजाय आप चुन सकते हैं कि शांत रहना है। ये है कंट्रोल। तीसरा स्टेप है मन को दिशा देना। अब जब कंट्रोल आ गया तो आप अपने मन की सारी एनर्जी को किसी एक काम पर, एक लक्ष्य पर लगा सकते हैं, ठीक एक लेजर बीम की तरह जो सारी रोशनी को एक जगह फोकस कर देती है। और चौथा और सबसे कमाल का स्टेप, अपनी जिंदगी का सृजन करना। मतलब अपने इस फोकस्ड, कंट्रोल्ड टूल का इस्तेमाल करके वो जिंदगी बनाना जो आप सच में जीना चाहते हैं। ये चारों स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हैं, और यही इस पूरे प्रोसेस की असली ताकत है। तो पूरी बात का सार क्या है? सार ये है कि इस एक कॉन्सेप्ट को, इस एक आइडिया को गहराई से पकड़ लेना ही जिंदगी में असली और टिकाऊ बदलाव लाने की नींव है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी मनचाही जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। असली चाबी बस यही है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे, बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। अगर मन सिर्फ एक औजार है, एक टूल, तो फिर उसे पकड़ने वाला कौन है? नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो हमारे अंदर की दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। ये एक गुरु की शिक्षाओं पर आधारित है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं या मैं बहुत खुश हूं, तो इसका असल मतलब क्या है? हम अक्सर अपनी भावनाओं से खुद को जोड़ लेते हैं, है ना? लेकिन क्या हम सच में अपना गुस्सा हैं या अपनी खुशी हैं? ये विश्लेषण इसी सोच को चुनौती देगा। इस चीज को ठीक से समझने के लिए हमें 2 बुनियादी चीजों को अलग-अलग करके देखना होगा। एक है हमारा मन और दूसरी है हमारी जागरूकता, यानी अवेयरनेस। इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही, सच कहूं तो, सब कुछ बदल देता है। तो इस सफर में हमारे 5 पड़ाव होंगे। पहले हम समझेंगे कि मन क्या है और जागरूकता क्या है। फिर देखेंगे कि ये दोनों आपस में मिलते कैसे हैं, और आखिर में जानेंगे कि इस समझ से हमें अपने अनुभवों को दिशा देने की ताकत कैसे मिलती है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं मन की। जब हम मन कहते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब क्या है? इसे एक जगह की तरह सोचना काफी मददगार हो सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, मन एक बहुत बड़ी विशाल जगह की तरह है। एक ऐसा इलाका जिसमें अनगिनत अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग जोन हैं। मतलब ये कोई एक चीज नहीं, बल्कि कई चीजों का कलेक्शन है। जैसे कि इस जगह में एक कोना खुशी का है तो एक दूसरा कोना ईर्ष्या का। इसी तरह गुस्सा है, दुख है, विज्ञान और कला के भी जोन हैं। अरे यहां तक कि खाना बनाने या फोटोग्राफी जैसी स्किल्स भी, वो सब इसी मनरूपी विशाल स्पेस के अंदर अलग अलग क्षेत्र हैं। ठीक है, तो मन को हमने एक स्पेस की तरह समझ लिया।
अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जागरूकता यानी अवेयरनेस। आखिर ये क्या है और इस पूरे मॉडल में इसका क्या रोल है? तो ये जागरूकता क्या है? इसे आप एक रोशनी के चमकते हुए गोने की तरह सोचिए, एक ऑर्ब ऑफ लाइट। ये डायनामिक है, ये घूम सकता है और ये मन से पूरी तरह से एक अलग चीज है। यही रोशनी, हमारी चेतना, हमारे स्व का असली रूप है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं। एक तरफ है मन, जो एक विशाल स्पेस है, और दूसरी तरफ है जागरूकता, जो रोशनी का एक गोला है। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर हमारे हर पल के अनुभव को कैसे बनाते हैं। और यहां से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सोचिए कि ये जो रोशनी का गोला है ना, ये एक ट्रैवलर की तरह है। ये मन के किसी भी क्षेत्र में जा सकता है और जिस भी जोन में ये जाता है उसे रोशन कर देता है। और जब वो क्षेत्र रोशन होता है तभी हमें उस चीज का अनुभव होता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि ये रोशनी का गोला यानी आपकी जागरूकता सफर करते करते मन के उस हिस्से में पहुंचती है जिसका नाम है खुशी। तो जैसे ही जागरूकता वहां पहुंचती है, वो एरिया रोशन हो जाता है और आपको खुशी का एहसास होता है। लेकिन यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आप खुश बन गए? इस टीचिंग के हिसाब से नहीं, आप खुश नहीं हैं। आपकी जागरूकता बस मन के खुशी वाले जोन में है जो उस जगह को रोशन कर रही है। अब इसका उल्टा सोचिए, क्या होता है जब यही जागरूकता खुशी वाले जोन से निकलकर मन के दुख वाले क्षेत्र में चली जाती है? प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अवेयरनेस उस दुख वाले एरिया को रोशन करती है और आपको दुख महसूस होने लगता है। तो फिर वही सवाल, क्या आप दुखी हैं? बिल्कुल नहीं, आपकी चेतना तो बस मन के उस हिस्से से गुजर रही है। तो इस सब का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि कोई भी इंसान अपनी भावनाएं नहीं है, वो अनुभव नहीं है, वो शुद्ध जागरूकता है जो मन के अलग अलग क्षेत्रों से बस गुजर रही है और उन्हें एक्सपीरियंस कर रही है। ये सोच ही हमारे खुद को देखने के तरीके में एक रेवोल्यूशनरी बदलाव है। और यही बात हमें इस पूरे डिस्कशन के सबसे पावरफुल कंक्लूजन पर लाती है, एक ऐसा आइडिया जो सच में सब कुछ बदल सकता है। जरा इस पर गौर कीजिए, जब किसी की अवेयरनेस गुस्से वाले एरिया में होती है तो क्या उसे उसी पल में प्यार या शांति का एहसास होता है? नहीं ना। चेतना सिर्फ उसी एक क्षेत्र तक सिमट जाती है जहां वो रोशनी का गोला उस पल में मौजूद है। इसी पूरी टीचिंग का सार इस एक लाइन में है, आप मन नहीं हैं, आप शुद्ध जागरूकता हैं जो मन के विभिन्न क्षेत्रों से यात्रा कर रही है। मतलब चेतना यात्री है, वो जगह नहीं जहां यात्रा हो रही है। कितनी गहरी बात है ये। लेकिन ये समझना कि हमारी चेतना और मन अलग हैं, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। इसके बहुत प्रैक्टिकल रियल लाइफ फायदे हैं। सच पूछिए तो आज़ादी का रास्ता यहीं से शुरू होता है। जिस पल किसी को ये एहसास हो जाता है ना कि मैं और मेरा मन दो अलग अलग चीजें हैं, तभी उसे ये भी समझ आता है कि वो अपनी अवेयरनेस को, अपनी चेतना को गाइड कर सकता है। सच्ची आज़ादी की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो ये करे कैसे? इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। स्टेप 1, इस सेपरेशन को, इस अलगाव को गहराई से महसूस करना। स्टेप 2, अपने विल पावर और कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करके उस अवेयरनेस को, उस रोशनी के गोले को पकड़ना। और स्टेप 3, उसे जानबूझकर कॉन्शियसली दुख या गुस्से जैसे नेगेटिव एरिया से निकालकर खुशी या शांति जैसे पॉजिटिव एरिया की तरफ ले जाना। सोचिए ये कितनी बड़ी पावर है। इसका मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स के गुलाम नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपके पास ये चुनने की ताकत है कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और ये शायद सबसे बड़ा तोहफा है जो कोई खुद को दे सकता है। और इसका असर सिर्फ अच्छा फील करने तक नहीं है, ये समझ तो बहुत सी चीजों का फाउंडेशन है। इससे कोई भी अपनी एनर्जी मैनेज करना सीख सकता है, ध्यान में गहरा उतर सकता है, शायद अपने लाइफ पर्पस को भी खोज सकता है, और आखिर में वो जिंदगी बना सकता है जो वो सच में चाहता है, क्योंकि अब वो अपने अंदर की दुनिया का ड्राइवर बन जाता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जानने के बाद कि ये ताकत, ये चॉइस हम सबके पास है। तो अब इस पल में कोई भी व्यक्ति अपनी अवेयरनेस को, अपनी जागरूकता को कहाँ ले जाना चाहेगा? शायद इस सवाल का जवाब ही हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो शब्द रोज इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि हमारे मन को ट्रेन करने के सीक्रेट कोड्स हो सकते हैं? आज हम इसी गहरे कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे।
और नहीं, ये कोई ग्रामर की क्लास नहीं होने वाली। ये तो अपने अंदर की दुनिया को, अपने मन को समझने और उसे एक नया आकार देने की कला है। अच्छा, ये लाइनें सुनी सुनी लग रही हैं ना? हम सब अक्सर सुनते हैं और शायद कहते भी हैं। ऐसा लगता है कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमने हर उस काम को मेडिटेशन या ध्यान का टैग दे दिया है जिसमें हमें थोड़ा सा भी सुकून मिलता हो। शायद ये सुकून पाने का एक शॉर्टकट लगता है। पर यहाँ 1 मिनट रुककर सोचने की जरूरत है। क्या कुत्ते को घुमाना या खाना बनाना वाकई में ध्यान है, या फिर हमने एक इतने गहरे और पावरफुल शब्द को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है कि उसकी असली ताकत, उसका असली मतलब ही कहीं खो गया है? चलिए आज इसी आम सोच को थोड़ा कुरेदते हैं और इसकी तह तक जाते हैं। तो इस सफर में हमारे 6 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे कुछ शब्द हमारे अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज करते हैं। फिर हम समझेंगे कि एक शब्द की एक परिभाषा में कितनी ताकत छिपी होती है। उसके बाद हम चेतना और मन के फर्क को जानेंगे और देखेंगे कि ये हमें सुपर कॉन्शियस यानी परम चेतन तक कैसे ले जा सकता है। और आखिर में हम ये सब कुछ एक नई पावरफुल आदत में कैसे बदल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, वो शब्द जिनका हम गलत इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब हम ध्यान जैसे गहरे शब्द का इस्तेमाल कुत्ते को घुमाने जैसी किसी आम एक्टिविटी के लिए करते हैं, तो ये सिर्फ भाषा की गलती नहीं है। ये असल में हमारी समझ पर एक धुंध सी डाल देता है। ये उस चीज के असली मतलब को ही कमजोर कर देता है जिसे हम असल में समझना या पाना चाहते हैं। और ये जो धुंध है ना, ये सिर्फ हमारे सोचने समझने के लेवल तक नहीं रहती। इसका असर बहुत ज्यादा गहरा होता है। ये सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अवचेतन को कंफ्यूज करती है। अब जरा सोचिए, हमारा अवचेतन एक बहुत ही पावरफुल इंजन की तरह है, लेकिन अगर उस इंजन को आप साफ साफ इंस्ट्रक्शंस ही नहीं देंगे तो वो सही दिशा में कैसे जाएगा? उसे क्लियर कमांड्स चाहिए, स्पष्टता चाहिए। इस कंफ्यूजन को ठीक से समझने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक पर, मतलब बुनियाद पर जाना होगा कि आखिर एक शब्द होता क्या है। परिभाषा कहती है एक एकल विशिष्ट सार्थक तत्व। अब यहां पर जो 2 शब्द हैं ना, एकल और विशिष्ट, ये सबसे जरूरी हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी चीज को साफ साफ समझने के लिए एक शब्द का एक ही मतलब होना चाहिए। और बस यहीं पर सारी समस्या की जड़ है। जब हम एक ही शब्द जैसे ध्यान को कई सारे मतलब दे देते हैं, कभी उसका मतलब टहलना हो जाता है, कभी खाना बनाना, तो हमारा जो अवचेतन मन है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे इतने मिले जुले सिग्नल मिलते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता कि असल में करना क्या है। ये प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम एक ऐसा शब्द सुनते हैं जिसके कई मतलब हैं। इसके बाद हमारा अवचेतन मन बेचारा स्ट्रगल करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा वाला मतलब उठाना है। और इसका नतीजा क्या होता है? हमारी जो इंटेलेक्चुअल समझ है वो पूरी तरह से धुंधली पड़ जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। तो सवाल ये है कि इस कंफ्यूजन के चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जो हल है वो सुनने में बहुत आसान है, लेकिन है बहुत पावरफुल। एक शब्द एक अर्थ की पॉलिसी अपनाना। ये एक तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन करने जैसा है, ताकि वो खोई हुई स्पष्टता वापस आ सके। ये एक सृजनात्मक प्रयास है जो हमारे सोचने का पूरा तरीका बदल सकता है। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसेस है। ठीक वैसे ही जैसे एक म्यूजिशियन अपने गिटार को ट्यून करता है या एक एथलीट अपनी मसल्स को ट्रेन करता है, हमें भी अपने मन को इन नई सटीक परिभाषाओं के लिए फिर से तैयार करना होगा। अपने अवचेतन को आप कह सकते हैं रिकैलिब्रेट करना होगा। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारें? अब यहां से ये डिस्कशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद जरूरी फर्क को समझने से, चेतना और मन के बीच का फर्क, और फिर इस समझ को अपनी रोज की भाषा में उतारने से। अब जरा इस स्लाइड पर बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इस पूरी बात का दिल है। हम अक्सर कहते हैं मेरा मन भटकता है। इसकी जगह सिर्फ एक शब्द बदलकर कहिए मेरी चेतना भटकती है। ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। ये इस बात को पक्का करता है कि मन एक जगह है, एक स्पेस है, और चेतना वो है जो उस स्पेस में घूमती है। मतलब मन स्थिर है, चेतना है जो चलती है। एक और जबरदस्त उदाहरण देखिए। मैं गुस्से में हूं कहने का मतलब है कि हमने अपनी पहचान को ही गुस्सा बना दिया। लेकिन इसकी जगह अगर हम कहें मैं मन के क्रोध क्षेत्र में होने का अनुभव कर रहा हूं, तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इससे हमारे और उस भावना के बीच एक दूरी बन जाती है। हम वो भावना नहीं हैं, हम सिर्फ उस भावना को अनुभव कर रहे हैं।
तो बॉटम लाइन क्या है? हमारी भाषा में किया गया ये छोटा सा लेकिन सोचा समझा बदलाव हमारे अवचेतन मन में एक नया नक्शा बना देता है। ये उसे सिखाता है कि भाई देखो, चेतना और मन दो अलग अलग चीजें हैं। और सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी चेतना को कहाँ ले जाना है, इसका कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। तो अपनी चेतना पर कंट्रोल पाना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा गोल है ना? लेकिन इस मेंटल ट्रेनिंग के पीछे एक और भी गहरा मकसद छिपा है। बात सिर्फ दिमागी तौर पर क्लियर होने की नहीं है। इसका असली मकसद है चेतना के एक ऊंचे लेवल तक पहुंचना, जिसे यहाँ परम चेतन यानी सुपर कॉन्शियस कहा गया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह है जो सिर्फ क्लैरिटी पाने से कहीं आगे है। सटीक भाषा का ये जो अनुशासन है, ये असल में उस ताले की चाबी है जो हमारे अंदर की गहरी समझ और इंट्यूशन के दरवाजे खोल सकता है। इसे एक सीढ़ी की तरह सोचकर देखिए। पहला स्टेप, सटीक भाषा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड बनाती है, उसे शांत और फोकस्ड करती है। दूसरा स्टेप, हमारी जो सबसे ऊंची चेतना है, परम चेतन, वो सिर्फ इसी शांत और अनुशासित अवचेतन के जरिए ही काम कर सकती है। और नतीजा, हमारी समझ और हमारी पहुंच इतनी गहरी हो जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। यहाँ सबसे जरूरी टेकअवे ये है कि इसे कुछ नियमों की लिस्ट की तरह नहीं देखना है। इसे एक नई ट्रांसफॉर्म करने वाली आदत की तरह अपनाना है। और ये आदत सिर्फ बेहतर बोलने के बारे में नहीं है। ये अपनी अंदर की दुनिया को, अपनी सच्चाई को हर पल, हर शब्द के साथ होशपूर्वक एक नया आकार देने के बारे में है। तो चलिए एक बार फिर से उन फायदों को संक्षेप में देख लेते हैं जो इस सटीक भाषा को अपनाने से मिलते हैं। ये इस बात को पक्का करता है कि हम हमारा मन नहीं है, हम उससे अलग हैं। ये हमें अपनी चेतना पर कंट्रोल देता है कि उसे कहाँ ले जाना है। ये हमारे दिमाग में एक क्लियर समझ पैदा करता है। और सबसे जरूरी, ये गहरी समझ और इंट्यूशन के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। अपनी रोज की बातचीत में ऐसा कौन सा एक वाक्य या एक फ्रेज है जिसे आज इस नई समझ के साथ बदला जा सकता है? जरा सोचिएगा, क्योंकि अक्सर भाषा में किए गए छोटे छोटे बदलाव ही समझ के बड़े बड़े दरवाजे खोल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। मतलब हमारी जो जागरूकता है, हमारी जो अवेयरनेस है, वो कैसे चलती है, उसे कौन डायरेक्ट करता है, और सबसे जरूरी बात, हम उसका कंट्रोल अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। अगर ये समझ आ गया ना कि हमारा अंदरूनी अनुभव कैसे काम करता है, तो सच में सब कुछ बदल सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई फिल्म देखते देखते हम उसमें पूरी तरह से खो गए हों? मतलब बिल्कुल ही। चलिए एक ऐसे एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं जिससे हम सब रिलेट कर पाएंगे। जरा उस टाइम के बारे में सोचिए जब हम सिनेमा हॉल में कोई जबरदस्त मूवी देख रहे होते हैं और कहानी में इतने डूब जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हम असल में कहाँ बैठे हैं। बस यही एक्सपीरियंस, यही अनुभव हमारे आज के टॉपिक का सेंटर पॉइंट है। जरा उस पूरे सीन को इमेजिन कीजिए। हम टिकट खरीदते हैं, पॉपकॉर्न का वो बड़ा वाला टब लेते हैं जो इतना बड़ा होता है कि लगता है कि पूरे मोहल्ले को खिला देंगे, और फिर अपनी सीट ढूंढते हैं। लाइट्स डिम होती हैं, स्क्रीन बड़ी हो जाती है और बस जादू शुरू हो जाता है। अब होता क्या है, जैसे ही मूवी शुरू होती है, एक माहिर डायरेक्टर कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। वो हमारी चेतना को, हमारी अवेयरनेस को पकड़ता है और उसे इमोशंस के एक ऐसे सफर पर ले जाता है जो उसने बड़े ही ध्यान से डिजाइन किया है। हमारी जागरूकता अब हमारी नहीं रहती, वो कहानी का हिस्सा बन जाती है। जैसे मान लीजिए किसी जेम्स बॉन्ड मूवी का ओपनिंग सीन चल रहा है, एक्शन शुरू, तुरंत हमारी अवेयरनेस को पकड़कर मन के एक एक्साइटिंग हिस्से में फेंक दिया जाता है। हम बॉन्ड को कोई इम्पॉसिबल सा स्टंट करते हुए देखते हैं और बस सांसें रोककर अपनी सीट के किनारे पर आ जाते हैं, है ना? और फिर सीन बदल जाता है। अब कोई कैरेक्टर अपने उंगलियों के सहारे एक चट्टान से लटका हुआ है। हमारी अवेयरनेस फौरन मन के एक डरावने कोने में पहुंच जाती है। हमें उस कैरेक्टर के लिए डर लगने लगता है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। लेकिन तभी जैसे ही हीरो उसे बचाने के लिए आता है, हमारी अवेयरनेस फिर से पलट जाती है। वो जो डर का गहरा एहसास था, उसकी जगह अब हिम्मत की फीलिंग ले लेती है। अचानक से एक हिम्मत महसूस होती है, जैसे हम भी उस करेज का एक हिस्सा बन गए हों। और ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है, ये चलता रहता है। अब एक रोमांटिक सीन आता है और हमारी चेतना को मन के एक बिल्कुल ही अलग हिस्से में खींच लिया जाता है। हमें प्यार का एहसास होता है
और हो सकता है आंखों में आंसू भी आ जाएं। तो सबसे जरूरी बात क्या है यहाँ पर? ये सब अपनी मर्जी से हुआ। हमने पैसे देकर टिकट खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कि कोई डायरेक्टर हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हमारी अवेयरनेस को गाइड करे। ये परमिशन हमने खुद दी थी। अच्छा, अब इस मूवी थिएटर से बाहर निकलते हैं और असल दुनिया में आते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, ये हमारी असल जिंदगी में भी हर रोज हर पल होता रहता है। बस फर्क इतना है कि ये अक्सर हमारी परमिशन के बिना होता है। हम अनजाने में ही इसका कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। तो हमारी रोज की फिल्म को कौन डायरेक्ट करता है? ये डायरेक्टर कई हो सकते हैं। हमारे आसपास के लोग, हमारे माहौल की चीजें, हमारा काम, या फिर हमारे खुद के अनसुलझे विचार। ये सब बाहरी ताकतें हैं जो हमारी चेतना को एक इमोशन से दूसरे इमोशन में खींचती रहती हैं। और होता ये है कि जब हम अनजाने में इन बाहरी ताकतों को अपने अंदरूनी एक्सपीरियंस को कंट्रोल करने की इजाजत दे देते हैं, तो हम अपने आसपास के हर इंसान और हर चीज के गुलाम बन जाते हैं। बस रिएक्ट करते रहते हैं, कंट्रोल में कभी नहीं रहते। ये असल में होता कैसा है, इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मिलिए जो से, जो एक एंटरप्रेन्योर है। हम बस उसकी सुबह के कुछ घंटे देखेंगे ये समझने के लिए कि ये बिना कंट्रोल वाली अवेयरनेस असल में काम कैसे करती है। तो जो का दिन बढ़िया शुरू होता है। सुबह 7 बजे वो अपनी फैमिली के साथ है, खुश है। फिर 7:30 बजे वो काम के लिए निकलता है और ट्रैफिक में कोई इसे कट मार देता है, और बूम, उसकी अवेयरनेस सीधा गुस्से वाले जोन में पहुंच जाती है। 8:15 बजे ऑफिस पहुंचता है तो पता चलता है कि एक एम्प्लॉई ने कोई गड़बड़ कर दी है। अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन 15 मिनट बाद ही एक नए क्लाइंट का फोन आता है और वो एक्साइटेड हो जाता है। पर ये खुशी भी 5 मिनट ही टिकती है। जैसे ही वो अपना ईमेल खोलता है वो परेशान हो जाता है। सोचिए, ये सब सिर्फ पहले 2 घंटों में हुआ है। तो जो के साथ जो हो रहा है उसे क्या कहेंगे? ये जो अंदर उथल-पुथल मची है, इसकी कीमत क्या है? इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द है जो उसकी अंदरूनी हालत को एकदम सही बताता है। उसकी बेचारी अवेयरनेस, उसका जो ध्यान है, वो मन में एक पिनबॉल मशीन की गेंद की तरह इधर उधर उछल रहा है। उसका कोई कंट्रोल नहीं है। बाहरी चीजें उसे बस एक कोने से दूसरे कोने में फेंक रही हैं, बिल्कुल एक पिनबॉल की तरह। और इस तरह से जीने के नतीजे बहुत सीरियस होते हैं। एक तो ये हमारी चेतना के लिए बहुत थका देने वाला है। हमारे नर्वस सिस्टम पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। इमोशंस का ये जो फास्ट फॉरवर्ड बदलाव है ना, ये हमें अपने माहौल का गुलाम बना देता है। हम बस बाहरी चीजों के हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस तरह जीने की कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरा रास्ता भी है। हमें अपनी ही जिंदगी में सिर्फ एक दर्शक बनकर रहने की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो डायरेक्टर के कुर्सी पर वापस बैठ सकते हैं। तो देखिए, चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अनियंत्रित जागरूकता, जहां बाहरी डायरेक्टर्स तय करते हैं कि हम कैसा महसूस करेंगे। हम एक पिनबॉल की तरह बस रिएक्ट करते रहते हैं। दूसरी तरफ है नियंत्रित जागरूकता, जहां हम खुद डायरेक्टर हैं। हम चुनते हैं कि हमारा अनुभव कैसा होगा, जिससे हमें अंदरूनी आज़ादी मिलती है। तो ये कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए, इसकी शुरुआत 3 आसान लेकिन बहुत गहरे स्टेप से होती है। पहला, ये एहसास करना कि हाँ, हम अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, ये चुनना कि हम इसे अपने मन में ठीक कहाँ ले जाना चाहते हैं। और तीसरा, अपनी अंदरूनी हालत को खुद चुनने की जो आज़ादी है, उसे महसूस करना। और जानते हैं, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। एक बार जब हम कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, तो फिर कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि हम कैसा महसूस करेंगे, जब तक कि हम खुद उन्हें इसकी इजाज़त ना दें। ये अपने मन पर पूरी तरह से अधिकार पाने जैसा है। तो आखिर में बस एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। एक पल रुक कर सोचिए, आपकी जागरूकता को कौन डायरेक्ट कर रहा है? क्या आप खुद हैं या फिर बाहरी दुनिया के डायरेक्टर्स? क्योंकि चुनाव हमेशा हमारे ही हाथ में होता है।